तो दोस्तों फाइनली द डिप्लोमेट का सेक्शन 3 हमें देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये एक अमेरिकन सीरीज़ है जिसके 2 सेक्शन हमें नेटफ्लिक्स की तरफ से पहले देखने को मिल चुके हैं और तीसरा सेक्शन अभी हमें रिलीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आज बात करेंगे इसके नए सेक्शन के बारे में। इस सीरीज की पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, इसके प्री प्रोडक्शन और रिलीजिंग, कास्टिंग, इफेक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। द डिप्लोमेट एक अमेरिकी राजनीतिक थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है जिसका निर्माण डेबोरा काहन ने किया है। इस सीरीज में केरी रसेल एक अनुभवी अमेरिकी राजनयिक की भूमिका निभाती हैं, जिन्हें एक उभरते अंतर्राष्ट्रीय संकट के बीच अप्रत्याशित रूप से यूनाइटेड किंगडम में राजदूत नियुक्त किया जाता है। सीरीज का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 20 अप्रैल 2023 को हुआ। अक्टूबर 2024 में सीरीज को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसका प्रीमियर 16 अक्टूबर 2025 को होना है। 1-2 मई 2025 में सीरीज को चौथे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 3 द डिप्लोमेट को इसके लेखन, गति और अभिनय, खासकर रसेल और जेनी के अभिनय के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। 77वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स में इस सीरीज को उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज के लिए नामांकित किया गया था। रसेल की भूमिका के लिए उन्हें 2 प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स, 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स और 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था। इस शो को विदेश नीति के सूक्ष्म चित्रण और कूटनीति के प्रायः अदृश्य कार्य के लिए सराहा गया है। साथ ही इसकी चरित्राधारित कहानी भी, जो राजनीतिक षड्यंत्र को व्यक्तिगत नाटक के साथ मिश्रित करती है। आधार: यह श्रृंखला यूनाइटेड किंगडम में अमेरिका की नई राजदूत केट वायलर पर केंद्रित है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संकट को शांत करने में मदद करती है, रणनीतिक गठबंधन बनाती है और सुर्खियों में अपनी नई जगह के साथ तालमेल बिठाती है। वह अपने साथी राजनयिक है वायलर के साथ अपनी बिगड़ती शादी को भी संभालती है। ढालना अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लंदन स्थित अमेरिकी दूतावास में द डिप्लोमेट के कलाकारों और निर्माताओं से मुलाकात की। मुख्य केरी रसेल, कैथरीन, केट वायलर, ब्रिटेन में नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत रुफ सेवेल एल वायलर, केट के पति और लेबनान में पूर्व अमेरिकी राजदूत, जो अपनी पोस्टिंग की कमी से जूझते हैं, डेविड ग्यासी, ऑस्टिन डेनिसन, यूके विदेश सचिवालय आहन, एड्रा पार्क, CIA स्टेशन प्रमुख रोरी किनियर, निकोल ट्रोब्रिज, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री एटो ए सांडो, स्टुअर्ट हेफोर्ड। लंदन स्थित अमेरिकी दूतावास के मिशन उपप्रमुख एलिसन जेनी ग्रेस पेन के रूप में सीजन 4, अतिथि सीजन 2, आवर्ती सीजन 3, संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति ब्रैडली व्हिटफोर्ड टॉड पेन के रूप में सीजन 4, आवर्ती सीजन 3, 5, ग्रेस पेन के पति पुनरावर्ती सेलिया इमरी, मार्गरेट, मेग, रॉयलिन, ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी की पूर्व अभियान प्रबंधक मिगुएल सैंडोवल, मिगुएल गैनोन, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री नाना मेंसा, बिली अपिया, व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ माइकल मैकेन, विलियम रेबर्न। सीजन 1 से 2, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति टीनिया मिलर, सेसिलिया डेनिसन, ऑस्टिन डेनिसन की बहन। सीजन 1, एड्रियन वॉरेन, CIA अधिकारी उर्फ जॉर्जिया। सीजन 2, रोजलिन एल्बे, नोरा कोरीम। सीजन 2, उपराष्ट्रपति की चीफ ऑफ स्टाफ एलिसिया रेनर, सीक्रेट सर्विस अधिकारी के रूप में। सीजन 2, सहायक पल मैकी, एलिस, अमेरिकी दूतावास सहायक पेनी डाउनी, फ्रांसिस मुन्निंग, विनफील्ड हाउस निवास प्रबंधक क्रिस्टीन कवानाग, ग्वेन हेम्पिल, यूके विदेश मामलों की प्रतिनिधि जेस चैनलियू, रॉनी बखर्स्ट। सीजन 1, अमेरिकी दूतावास अधिकारियन्ना फ्रैंकोलिनी पिप्पा के रूप में रिचर्ड डिलेन, टॉम लिब्बी, मीछा रमुखरूपर्ट वैनसिटार्ट, जूलियन हुप, डेविड बार्कजोन्स, एलिस्टेयर केम्परवेथ के रूप में साइमन चांडलर, सर मेरिट ग्रोव सांसद। सीजन 1, भाव जोशी, अनु कपूर, बिजान दानिशमंद, रसूल शाहीन के रूप में। 6, ईरानी विदेश मामलों के उपमंत्री एडम सिल्वर हॉवर्ड के रूप में, जॉर्जी हेनले पेंसी के रूप में, जॉय ईडन डैन के रूप में, अंग्रेजा डायको बसीर के रूप में, शरीफ दोरानी, ब्रिटेन में ईरानी राजदूत परम नज्जर के रूप में, दाना हकजू, फ्रीद नमाजी, ब्रिटेन में ईरान के उपराजदूत जॉन श्वाब, रोजर पोस्ट के रूप में, मिकी सेबेस्टियन, ब्रियल फॉर्नियर, फ्रांसीसी गृह मंत्री पेंडोरा कॉलिन, लिडिया ट्रोब्रिज के रूप में। सीजन 2, नैन्सी कैरोल, फिलिपा पेम्बर्टन,
सीजन 2 में 5 महानिदेशक डेविड एलन बाशे ब्रैड चैपमैन के रूप में, सीजन 2 क्लेयर बर्ट, जेम्मा डॉड, स्कॉटलैंड की प्रथम मंत्री, सीजन 2 संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक तनाव के बीच फारस की खाड़ी में एक ब्रिटिश विमानवाहक पोत पर हमला किया गया। 41 नाविक मारे गए। कैरियर राजनयिक केट वायलर ने अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम रेबर्न और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ बिली अपिया के अनुरोध पर यूके में अमेरिकी राजदूत के रूप में पुनः असाइनमेंट स्वीकार कर लिया। अपने राजनयिक पति हेल के साथ लंदन पहुंचने पर उनका परिचय मिशन के उपप्रमुख स्टुअर्ट हेफोर्ड और CIA स्टेशन प्रमुख ईड्रा पार्क से हुआ। अपिया ने हेफोर्ड से वायलर को अमेरिकी उपराष्ट्रपति के संभावित प्रतिस्थापन के रूप में तैयार करने के लिए कहा। वायलर ने विदेश सचिव ऑस्टिन डेनिसन और प्रधानमंत्री निकोल ट्रोब्रिज से मुलाकात की। यह महसूस करते हुए कि हेल ने बैठक की व्यवस्था की थी, केट ने सचिव राज्य मिगुएल गैनन को रेबर्न को एक दिन के लिए बयान देने से रोकने के लिए मना लिया। यह पता चलने पर कि वायलर तलाक की योजना बना रहे हैं, हेफोर्ड केट को उपराष्ट्रपति पद के लिए विचार करने के बारे में हेल से बात करता है। हेल को अज्ञात हमलावर नशीला पदार्थ खिलाकर भगा देते हैं। 22 इसे अपहरण मत कहो। साइमन सेलन जोन्स पीटर नूह 20 अप्रैल 2023 हेल को नशे से होश आता है और वह ईरान के उपविदेश मंत्री रसूल शाहीन, जो उनके एक परिचित हैं, का फोन कॉल सुनता है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि ईरान इस हमले का दोषी नहीं है। उनका दावा है कि एक सेवानिवृत्त अमेरिकी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बदले में कि योजनाबद्ध हत्या को कूटनीतिक तनाव को रोकने के लिए टाल दिया गया था। अपनी रिहाई के बाद हेल ईदरा को इस मुठभेड़ की सूचना देता है, जबकि केट शहीद नाविकों के स्मारक में जाती है। इस कार्यक्रम में ट्रोब्रिज एक शोकाकुल विधवा से कहता है कि अगर ईरान जिम्मेदार पाया गया तो वह उस पर नरक की आग बरसाएगा। यह बयान वायरल हो जाता है, जिससे तनाव बढ़ जाता है। एक मुस्लिम परिवार को निशाना बनाकर किए गए वाहन टक्कर हमले के बाद ईदरा पूरी तरह से सत्यापित होने से पहले हाल की कुछ जानकारी CIA को देने का फैसला करती है, हालांकि केट को यकीन नहीं है। रेबर्न ट्रोब्रिज से मिलने के लिए लंदन की एक आश्चर्यजनक यात्रा की घोषणा करता है। केट इस यात्रा का विरोध करती है, लेकिन गैनन और डेनिसन को मनाने में विफल रहती है। उसे पता चलता है कि हेल ने इटली में एक आपसी संपर्क के जरिए शाहीन को उसकी लंदन में मौजूदगी की खबर दी थी। रेबर्न के आने का इंतजार करते हुए वह हेल से उसे छोड़ देने की विनती करती है। हेल संभावित उपराष्ट्रपति पद का प्रस्ताव अचानक बता देता है, जिससे हेल दंग रह जाती है। 33 अंधेरे में मेमने एंड्रयू बनस्टीन डेबोरा काहन 20 अप्रैल 2023 केट हेल को हमले का सूत्र बताकर रेबर्न को यकीन दिलाती है कि ईरान हमले के पीछे नहीं है। केट डेनिसन के साथ रेबर्न और ट्रोब्रिज के बीच दोपहर के भोजन के लिए एक समझौता करती है, जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मना सकते हैं। एड्रा को केट से पता चलता है कि हेल पहले शाहीन पहुंच गया था। रेबर्न ब्रिटिश वाहक को बंदरगाह तक ले जाने के लिए एक वाहक युद्ध समूह भेजने का इरादा रखता है, लेकिन केट को डेनिसन से पता चलता है कि ट्रोब्रिज ने अमेरिकियों को शामिल करने के लिए वाहक की स्थिति के बारे में झूठ बोला था। केट अपिया से उपराष्ट्रपति पद के बारे में बात करती है और धीरे धीरे इस विचार से सहमत हो जाती है। हालांकि यह जानने के बाद कि हेल ने अपनी शादी को बचाने की कोशिश में उसका नाम उछाला है, केट उस पर हमला करती है। केट रेबर्न को वाहक समूह को रोकने के लिए मना लेती है, लेकिन राजदूत के पद से इस्तीफा देने और उपराष्ट्रपति पद के प्रस्ताव को ठुकराने की भी कोशिश करती है। रेबर्न उसका इस्तीफा अस्वीकार कर देता है और बिली उसे अनसुना करने का नाटक करती है। 44 उसने एक टोपी खरीदी। एंड्रयू बनस्टीन मांडा जॉनसन जेटरस्ट्रॉम 20 अप्रैल 2023 केट हेफोर्ड और एड्रा ईरानी खुफिया विभाग को गुप्त संकेत भेजने की योजना बनाते हैं, जिसमें वाहक हमले के बारे में जानकारी मांगी जाती है। केट एक समारोह में जाती है, जहां ट्रोब्रिज अचानक प्रकट होता है और सार्वजनिक रूप से रेबर्न के यूटर्न का खुलासा करता है, जिससे अमेरिका ब्रिटेन संबंधों में दरार आ जाती है। ईरान जवाब देता है और केट डेनिसन को ईरानी राजदूत को बुलाने के लिए कहती है, जबकि वह गुप्त रूप से उनकी बैठक के लिए जाती है। हेफोर्ड केट को बताता है कि वह मोहभंग होने से पहले अपिया के साथ एक अभियान प्रबंधक था और बाद ग्रोव मर चुका है, जबकि
हेफोर्ड और रॉनी गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। केट और डेनिसन लंदन लौटते हैं। डेनिसन केट को बताती है कि ग्रोव ने लेंकोव जैसे रूसी स्रोतों से कंजर्वेटिव पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा किया है। केट एड्रा को अपना सिद्धांत बताती है कि ट्रोब्रिज या ब्रिटिश सरकार का कोई उच्च पदस्थ सदस्य बमबारी और वाहक पर हमले में शामिल है। डेनिसन लेंकोव की हत्या के आदेश की पुष्टि के लिए मीछा से संपर्क करने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि ट्रोब्रिज द्वारा उसे भूनने की कोशिशों के बावजूद रॉयलिन गायब है। एल की नींद खुल जाती है। ट्रोब्रिज की पत्नी लिडिया, जिस पर ट्रोब्रिज सलाह के लिए निर्भर करता है, डेनिसन को चेतावनी देती है कि वह ट्रोब्रिज के रॉयलिन के साथ संबंधों में दखल न दे। कोब की एक बैठक में मी-5 खुलासा करता है कि बम ब्रिटिश था। एड्रा केट से कहती है कि वह ट्रोब्रिज की गुप्त रूप से जांच करेगी ताकि उसे संभावित प्रतिक्रिया से बचाया जा सके। रॉनी की मृत्यु हो जाती है, जबकि हेफोर्ड होश में है, लेकिन बमबारी से पहले की घटनाओं को भूल गया है। रॉयलिन केट को फोन करती है। 102 सेंट पॉल्स, एलेक्स ग्रेव्स पीटर एकरमैन 31 अक्टूबर 2024 केट एल डेनिसन और ट्रोब्रिज सेंट पॉल कैथेड्रल में ग्रोव के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। एड्रा रॉयलिन को चुपके से अंतिम संस्कार स्थल में ले आती है, जिससे डेनिसन और ट्रोब्रिज उसे देख लेते हैं और फिर ट्रोब्रिज के सामने आने से पहले ही उसे बाहर निकाल देती है। एल केट से पूछती है कि क्या वह डेनिसन के साथ सोई थी। केट ने जवाब दिया कि वह नहीं सोई थी, लेकिन पेरिस में उसने ऐसा करने की योजना बनाई थी। डेनिसन केट को बताता है कि वह हत्या के आदेश को रद्द करने की कोशिश कर रहा है। हेफोर्ड काम पर लौट जाता है। केट दूतावास में डेनिसन और रॉयलिन के बीच एक बैठक तय करती है। रॉयलिन का कहना है कि लेंकोव को स्कॉटिश स्वतंत्रता के विरोधी ब्रिटिश चरमपंथियों ने काम पर रखा था, जिनमें से एक ग्रोव भी था। उसका तात्पर्य यह है कि ग्रोव की हत्या केट द्वारा उसे ग्रोव के बारे में पूछने के लिए किए गए फोन के कारण हुई और डेनिसन हत्या के आदेश की जांच करके चरमपंथियों को डरा रही है। केट डेनिसन को एक दिन रुकने के लिए मना लेती है। एड्रा अधिक जानकारी निकालने के उद्देश्य से रॉयलिन को CIA के संरक्षण में रखती है। ट्रोब्रिज अप्रत्याशित रूप से दूतावास पहुंचता है और केट से पूछता है कि उसने रॉयलिन को फोन करने का कारण क्या था। केट झूठ बोलती है और ग्रोव का जिक्र नहीं करती। हेफोर्ड केट पर रोनी की मौत का कारण रॉयलिन के साथ अपने संबंधों के कारण होने का आरोप लगाता है। केट और हेयल के बीच रोनी की मौत में उसकी जिम्मेदारी की सीमा को लेकर झगड़ा होता है। 113 मार्च के इडस टकर गेट्स पीटर नूह 31 अक्टूबर 2024 लेंकोव ब्रिटिश विशेष बलों द्वारा मारा जाता है। केट और एड्रा को संदेह है कि रॉयलिन ने डेनिसन को विलंबित करने के लिए उनका इस्तेमाल किया। हेफोर्ड रॉयलिन को ब्रिटिश पुलिस को सौंपने के पक्ष में है। रॉयलिन लेंकोव की मौत में अपनी भूमिका होने से इनकार करता है। डेनिसन केट से कहता है कि उसके पास अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए पर्याप्त वोट हैं, जो ट्रोब्रिज को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेगा। वह केट से विनफील्ड हाउस में स्वतंत्रता दिवस की पार्टी में ट्रोब्रिज को यह खबर देने की अनुमति मांगता है, जिसे वह मंजूर कर लेती है। एड्रा केट से कहती है कि हालांकि संसद के कई सदस्य ट्रोब्रिज से नाराज हैं, लेकिन जनता उसे एक नायक समझती है। हेफोर्ड बिली से कहता है कि केट उपराष्ट्रपति पद के लिए एक आदर्श उम्मीदवार नहीं है। ट्रोब्रिज केट से कहता है कि उसे प्रथम मंत्री द्वारा स्कॉटलैंड आने का निमंत्रण मिला है और वह केट और हेयल को आमंत्रित करता है। डेनिसन के प्रस्ताव का समर्थन खोने के बाद वह केट से कहता है कि वह इस्तीफा देने और अकेले ट्रोब्रिज को बेनकाब करने का इरादा रखता है। आतिशबाजी से पहले पार्टी से निकलने की कोशिश करते समय हेफोर्ड को एक महिला के कारण देरी हो जाती है, जिसे मैं वाशिंगटन DC से बाहर निकलने के लिए विदेश सेवा में शामिल हो गया। ईरानी राजदूत रोमन लेंकोव का नाम लिखता है, जो एक रूसी भाड़े के समूह का प्रमुख है, जो हमले के लिए निर्देशित और धन मुहैया कराता प्रतीत होता है, फिर बेहोश हो जाता है और बाद में मर जाता है। 55 कुत्ता पकड़ने वाला लिजा जॉनसन टेलीप्ले लेखक मिया चुंग और अन्ना हेगन और डेबोरा काहन। कहानी लेखक मिया चुंग 20 अप्रैल 2023 केट एल और हेफोर्ड ईरान और रूस पर रणनीति बनाने के लिए डेनिसन द्वारा आयोजित कंट्री हाउस शेवनिंग में एक बैठक में शामिल होते हैं।
ट्रोब्रिज बैठक में खलल डालता है और रूस के प्रति कठोर प्रतिक्रिया की मांग करता है। समूह प्रतिबंधों की एक सूची सुझाता है, लेकिन ट्रोब्रिज सैन्य कार्रवाई पर अड़ा रहता है। डेनिसन का कहना है कि इससे परमाणु प्रतिक्रिया हो सकती है। डेनिसन की बहन सेसिलिया के साथ समय बिताता है। वे एक तालाब में नग्न स्नान करते हुए चुंबन करते हैं और हेयल केट के सामने घटना स्वीकार करता है। ईरानी राजदूत की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई, जिससे केट और डेनिसन का संदेह दूर हो जाता है। केट ट्रोब्रिज को रूसी ठिकानों की एक सूची देकर बैठक को चौंका देती है। 66 कुछ कामुक बवंडर लिजा जॉनसनना हेगन 20 अप्रैल 2023 केट के धमाकेदार बयान से मीटिंग पटरी से उतर जाती है और डेनिसन का उस पर से भरोसा उठ जाता है। हेल केट को रसोई में धावा बोलने ले जाता है, जहां उन्हें ट्रोब्रिज मिलता है और वे साथ में खाना खाते हैं। केट उसे कूटनीतिक जवाब देने का मौका देने के लिए मना लेती है। केट, डेनिसन और उनकी टीमें रात भर रूसी कुलीन वर्ग पर प्रतिबंधों का एक पैकेज तैयार करती हैं, लेकिन ट्रोब्रिज सीरिया में रूसी सेना पर बमबारी करना चाहता है। केट और डेनिसन स्वीकार करते हैं कि उनके मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं। केट को पता चलता है कि ट्रोब्रिज रॉयलिन के संपर्क में है, जिसने डेनिसन की कीमत पर ट्रोब्रिज को पार्टी नेता के रूप में चुनने की योजना बनाई थी। एड्रा रूसी सरकार में उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाती जिसने हमले का आदेश दिया था। सेसिलिया की मदद से केट रॉयलिन से बात करती है, जो लीबिया में लेंकोव लड़ाकों पर बमबारी करने का सुझाव देता है। ट्रोब्रिज मान जाता है, लेकिन गैनन नहीं। हेल को पता चलता है कि गैनन राष्ट्रपति बनना चाहता है और रेबर्न को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और वह केट से आग्रह करता है कि वह सीधे रेबर्न तक अपनी योजना पहुंचाए। हेफोर्ड और एड्रा अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने के लिए सहमत हो जाते हैं। रेबर्न ने लीबिया में लेंकोव के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजना पर गैनन की आपत्ति को खारिज कर दिया। 77 निंदक पास रखना एलेक्स ग्रेव्स पीटर नू 20 अप्रैल 2023 केट रूसी राजदूत से मिलती है, जो उसे जानकारी देता है कि लेंकोव दक्षिणी फ्रांस के एक विला में आएगा। अप्पिया से मिलने के बाद एएल केट को बताता है कि रेबर्न गैनन को नौकरी से निकालने का इरादा रखता है। केट रेबर्न को व्यक्तिगत रूप से जानकारी देने के लिए वाशिंगटन डीसी वापस जाती है, लेकिन एक छोटी भीड़ भरी बैठक में उसकी बोलने की सारी कोशिशें बाधित हो जाती हैं। रेबर्न लेंकोव को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों के साथ एक अभियान को अधिकृत करता है। केट एक सहकर्मी से मिलती है, जो उसे बताता है कि काबुल, अफगानिस्तान, जहां उसे पहले नियुक्त किया गया था, में राजनयिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है। वापस लंदन आकर ट्रोब्रिज केट के सामने असफल लीबिया योजना के बारे में अपनी निराशा व्यक्त करता है। 88 जेम्स बॉन्ड क्लॉज एलेक्स ग्रेव्स डेबोरा काहन 20 अप्रैल 2023 ट्रोब्रिज द्वारा लेंकोव की गिरफ्तारी की योजना को अस्वीकार करने के अगले दिन डेनिसन केट को सूचित करता है कि ट्रोब्रिज अब इसका समर्थन करता है। वे पेरिस जाकर फ्रांसीसियों को एक ब्रिटिश विशेष अभियान में सहयोग के लिए राजी करने की योजना बनाते हैं। अप्पिया हेफोर्ड से कहता है कि वह एड्रा को बताए कि केट को उपराष्ट्रपति पद के लिए विचाराधीन माना जा रहा है। हेफोर्ड कहता है कि अगर केट यह पद स्वीकार कर लेती है, तो वह उसके साथ वाशिंगटन जाएगा। एड्रा को यह देखकर धोखा महसूस होता है। उसे याद आता है कि हेफोर्ड ने उसे काहिरा में पद लेने से मना कर दिया था और वह उनसे रिश्ता तोड़ देता है। केट हेयल को पेरिस में रहते हुए उसकी जगह चैथम हाउस में भाषण देने के लिए मनाती है। वह अनुरोध करता है कि भाषण का एक मसौदा अप्पिया को भेजा जाए। उसके भाषण पर टोरी सांसद मेरिट ग्रोव का ध्यान जाता है। केट को पता चलता है कि हेयल ने ग्रोव का अप्पिया से संपर्क कराने की कोशिश की थी और उसे लगता है कि वह विदेश मंत्री बनने की कोशिश कर रहा है। वह उसे ग्रोव से संपर्क करने से मना करती है और हेफोर्ड को उसे रोकने का निर्देश देती है। पेरिस में केट को लेंकोव की गिरफ्तारी के लिए फ्रांसीसी सरकार से मंजूरी मिल जाती है, लेकिन यह ऑपरेशन असल में एक ब्रिटिश नेतृत्व वाली हत्या होगी। केट यह बात डेनिसन को बताती है, जो अब भी यही मानता था कि यह ऑपरेशन एक गिरफ्तारी ही होगी। केट कहती है कि लेंकोव की मौत से सिर्फ वही फायदा उठाएगा जिसने उसे काम पर रखा था, यानी उसे ट्रोब्रिज ने काम पर रखा था। दोपहर के भोजन के बाद टहलते हुए केट डेनिसन को बताती है कि हेयल के साथ उसकी शादी खतरे में है। बाद में लंदन में
हेफोर्ड, रॉनी और हे एल ग्रोव पहुंचते हैं, लेकिन एक कार बम विस्फोट में फंस जाते हैं। इससे केट पूरी तरह टूट जाती है। बाद में डॉल्फिन 3 से 6 नाम का एक ब्रिटिश व्यक्ति रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उत्पादन। जनवरी 2022 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि उसने निर्माता डेबोरा काहन से द डिप्लोमैट के लिए एक श्रृंखला का ऑर्डर दिया है। 9 उस वर्ष फरवरी में यह घोषणा की गई कि केरी रसेल श्रृंखला में अभिनय करेंगी। 10 मार्च में यह घोषणा की गई कि अली आहन और रूफस सेवेल कलाकारों में शामिल हो गए। 11 अप्रैल 2022 में डेविड ग्यासी, एटो एस सांडो, रोरी किन्नर, मिगुएल सैंडोवाल, नाना मेंसा, माइकल मैक्किन, सेलिया इमरी और पेनी डाउनी कलाकारों में शामिल हुए। 12 श्रृंखला 20 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। 13 फिल्मांकन यूके और पेरिस, फ्रांस में कई स्थानों पर हुआ। लंदन में निर्माताओं ने 9 एल्म्स में अमेरिकी दूतावास और वेस्टमिंस्टर में विदेश कार्यालय के अंदर फिल्मांकन की अनुमति प्राप्त की, जिसमें दरबार कोर्ट और विदेश सचिव का कार्यालय शामिल है। 14 लंदन के बाहर हर्टफोर्डशायर में व्रोथम पार्क को विनफील्ड हाउस के रूप में दोगुना कर दिया गया, जो यूनाइटेड किंगडम में अमेरिकी राजदूत का निवास था, जबकि डिचले पार्क, ऑक्सफोर्डशायर का उपयोग केंट में विदेश सचिव के देश के निवास शेवनिंग का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था। 14 फिल्मांकन ओल्ड रॉयल नेवल कॉलेज, ग्रीनविच और कोट्सवोल्ड एयरपोर्ट, ग्लूस्टरशायर में भी हुआ। 15 उत्तर पश्चिम लंदन के मिल हिल में स्थित लंदन नॉर्थ स्टूडियो के भीतर कई दृश्य फिल्माए गए। उद्धरण वांछित। पेरिस में फिल्मांकन पैलेस रॉयल और लवर में हुआ, जिसमें संग्रहालय का पिरामिड और एस्केलियर दारू भी शामिल था। 16 1 मई 2023 को नेटफ्लिक्स ने दूसरे सीजन के लिए सीरीज का नवीनीकरण किया। 17 सीजन 2 के लिए फिल्मांकन जून 2023 में सेंट पॉल कैथेड्रल सहित स्थानों के साथ शुरू हुआ। 18 19 अन्य फिल्मांकन स्थानों में ओल्ड रॉयल नेवल कॉलेज, 1 ग्रेट जॉर्ज स्ट्रीट, इन्वेरारे कैसल, आर्ड किंगलास, RAF हैल्टन, विल्टन हाउस और ब्लेनहेम पैलेस शामिल थे। 20 जनवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि एलिसन जेनी को सीजन 2 के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति ग्रेस पेन के रूप में चुना गया था। 21 दूसरा सीजन 31 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया था। 24 जनवरी 2025 को ब्रैडली व्हिटफोर्ड को तीसरे सीजन के लिए जेनी की ग्रेस पेन के पति टॉड पेन के रूप में चुना गया था। 5 तीसरे सीजन का प्रीमियर 16 अक्टूबर 2025 को होने वाला है। 14 मई 2025 को तीसरे सीजन के प्रीमियर से पहले नेटफ्लिक्स ने चौथे सीजन के लिए सीरीज का नवीनीकरण किया। 26 सितंबर 2025 को यह बताया गया कि जेनी और व्हिटफोर्ड को चौथे सीजन के लिए सीरीज के नियमित कलाकारों में पदोन्नत किया गया था। 4 शीर्षक संघर्ष। शीर्षक के चयन ने कथित तौर पर बार्सिलोना आधारित श्रृंखला, जिसका शीर्षक भी द डिप्लोमैट है, के ब्रिटिश निर्माताओं के बीच निराशा पैदा कर दी, जिसकी घोषणा 2020 की शुरुआत में की गई थी और नेटफ्लिक्स श्रृंखला से 2 महीने पहले यूके में प्रसारित होना शुरू हुई थी। किसी भी पक्ष ने भ्रम से बचने के लिए शीर्षक बदलने की इच्छा नहीं दिखाई है। जनवरी 2022 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि उसने निर्माता डेबोरा काहन से द डिप्लोमैट के लिए एक श्रृंखला का ऑर्डर दिया है। 9 उस वर्ष फरवरी में यह घोषणा की गई कि केरी रसेल श्रृंखला में अभिनय करेंगी। 10 मार्च में यह घोषणा की गई कि अली आहन और रूफस सेवेल कलाकारों में शामिल हो गए। 11 अप्रैल 2022 में डेविड ग्यासी, एटो एस सांडो, रोरी किन्नर, मिगुएल सैंडोवाल, नाना मेंसा, माइकल मैक्किन, सेलिया इमरी और पेनी डाउनी कलाकारों में शामिल हुए। 12 श्रृंखला 20 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। 13 फिल्मांकन यूके और पेरिस, फ्रांस में कई स्थानों पर हुआ। लंदन में निर्माताओं ने 9 एल्म्स में अमेरिकी दूतावास और वेस्टमिंस्टर में विदेश कार्यालय के अंदर फिल्मांकन की अनुमति प्राप्त की, जिसमें दरबार कोर्ट और विदेश सचिव का कार्यालय शामिल है। 14 लंदन के बाहर हर्टफोर्डशायर में व्रोथम पार्क को विनफील्ड हाउस के रूप में दोगुना कर दिया गया, जो यूनाइटेड किंगडम में अमेरिकी राजदूत का निवास था, जबकि डिचले पार्क, ऑक्सफोर्डशायर का उपयोग केंट में विदेश सचिव के देश के निवास शेवनिंग का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था। 14
फिल्मांकन ओल्ड रॉयल नेवल कॉलेज, ग्रीनविच और कोट्सवोल्ड एयरपोर्ट, ग्लूस्टरशायर में भी हुआ। 15 उत्तर पश्चिम लंदन के मिल हिल में स्थित लंदन नॉर्थ स्टूडियो के भीतर कई दृश्य फिल्माए गए। उद्धरण वांछित। पेरिस में फिल्मांकन पैलेस रॉयल और लवर में हुआ, जिसमें संग्रहालय का पिरामिड और एस्केलियर दारू भी शामिल था। 16 1 मई 2023 को नेटफ्लिक्स ने दूसरे सीजन के लिए सीरीज का नवीनीकरण किया। 17 सीजन 2 के लिए फिल्मांकन जून 2023 में सेंट पॉल कैथेड्रल सहित स्थानों के साथ शुरू हुआ। 18 19 अन्य फिल्मांकन स्थानों में ओल्ड रॉयल नेवल कॉलेज, 1 ग्रेट जॉर्ज स्ट्रीट, इन्वेरारे कैसल, आर्डकिंग्लास, RAF हैल्टन, विल्टन हाउस और ब्लेनहेम पैलेस शामिल थे। 20 जनवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि एलिसन जेनी को सीजन 2 के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति ग्रेस पेन के रूप में चुना गया था। 21 दूसरा सीजन 31 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया था। 24 जनवरी 2025 को ब्रैडली व्हिटफोर्ड को तीसरे सीजन के लिए जेनी की ग्रेस पेन के पति टॉड पेन के रूप में चुना गया था। 5 तीसरे सीजन का प्रीमियर 16 अक्टूबर 2025 को होने वाला है। 2 14 मई 2025 को तीसरे सीजन के प्रीमियर से पहले नेटफ्लिक्स ने चौथे सीजन के लिए सीरीज का नवीनीकरण किया। 3 26 सितंबर 2025 को यह बताया गया कि जेनी और व्हिटफोर्ड को चौथे सीजन के लिए सीरीज के नियमित कलाकारों में पदोन्नत किया गया था। 4 शीर्षक संघर्ष। शीर्षक के चयन ने कथित तौर पर बार्सिलोना आधारित श्रृंखला, जिसका शीर्षक भी द डिप्लोमैट है, के ब्रिटिश निर्माताओं के बीच निराशा पैदा कर दी, जिसकी घोषणा 2020 की शुरुआत में की गई थी और नेटफ्लिक्स श्रृंखला से 2 महीने पहले यूके में प्रसारित होना शुरू हुई थी। किसी भी पक्ष ने भ्रम से बचने के लिए शीर्षक बदलने की इच्छा नहीं दिखाई है। टन टोमाटोज ने 56 समीक्षकों की समीक्षाओं के आधार पर 7.7/10 की औसत रेटिंग के साथ 84% अनुमोदन रेटिंग दर्ज की। वेबसाइट की समीक्षकों की आम सहमति कहती है, केरी रसेल का बेढंगा अभिनय द डिप्लोमैट के लिए सर्वोत्तम संभव शर्तें तय करता है, जो शासन कला पर एक ऐसा साबुन जैसा दृष्टिकोण है जो भूराजनीतिक संकटों को बेहद मनोरंजक बना देता है। 28 मेटाक्रिटिक ने 23 समीक्षकों के आधार पर 100 में से 74 अंक दिए, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 29 जूलियन बोर्गर ने द गार्जियन में लिखा कि इसमें अविश्वास करने लायक काफी कुछ है। नेटफ्लिक्स ने द डिप्लोमैट को एक थ्रिलर की तरह चलाने के लिए काफी छूट ली है। हालांकि कथानक और पात्रों के साथ नाटकीयता की सारी छूट के बावजूद निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि कम से कम कुछ विवरण बिल्कुल सही हों। उन्होंने तर्क दिया कि ज्यादातर वर्तमान और पूर्व राजनयिक अशुद्धियों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार थे और इस बात की सराहना करते थे कि कूटनीति को उज्ज्वल रोशनी में अपना समय दिया जा रहा है। फिर भी बोर्गर ने कहा कि कुछ लोगों को लगा कि यह सीरीज एक छूटा हुआ अवसर है जो ऐसे शोज की लंबी परंपरा को आगे बढ़ाती है जो शीर्षक में विदेश नीति को केंद्र में रखते हैं और फिर पूरी तरह से किसी ऐसी चीज में बदल जाते हैं जिसका वास्तविक कूटनीति से कोई लेना देना नहीं होता या बहुत कम होता है। 14 इवनिंग स्टैंडर्ड ने पहली सीरीज को समय सम्मानित राजनीतिक नाटक का एक दिलचस्प रूप बताया जो द वेस्ट विंग की बुलंदियों तक नहीं पहुंचती, लेकिन नैतिकता के उच्च स्तर का एक ताज़ा अभाव जरूर है। 30 रेडियो टाइम्स ज्यादा आलोचनात्मक था। उसने इसे सरल, नीरस और आसानी से पचने वाला राजनीतिक नाटक कहा जो विशेष रूप से रोमांचक या जटिल नहीं है और कभी भी विशेष रूप से उच्च दाव का एहसास नहीं कराता। 31 इस बीच फाइनेंशियल टाइम्स ने इस बात पर अफसोस जताया कि यह श्रृंखला एक सामान्य और अविश्वसनीय रूप से रची गई कहानी के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक सुविचारित नज़र डालने के अवसर को ठुकरा देती है और इसमें नज़ाकत और सूक्ष्मता का अभाव है। अखबार ने इसे इतना बढ़ा-चढ़ाकर बताया कि इसमें वास्तविक शासनकला के बारे में कहने के लिए बहुत कम है और यह इतना शुष्क और अत्यधिक बातूनी है कि मनोरंजन करने में कठिनाई होती है। 32 सीजन 2 रॉटन टोमाटोज ने 44 समीक्षकों की समीक्षाओं के आधार पर 8.0/10 की औसत रेटिंग के साथ 95% अनुमोदन रेटिंग दर्ज की। वेबसाइट की समीक्षकों की राय है,
तूफान की आंख के रूप में केरी रसेल के साथ विस्फोटक गति बनाए रखते हुए द डिप्लोमैट का दूसरा सीजन इसे टेलीविजन के सबसे मनोरंजक नाटकों में से एक बनाता है। 33 मेटाक्रिटिक ने 23 समीक्षकों के आधार पर 100 में से 76 अंक दिए, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 34 द गार्जियन दूसरे सीजन को लेकर उत्साहित था। उसने इसे एक साथ कई बेहतरीन शो कहा और निष्कर्ष निकाला कि द डिप्लोमैट को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ नाटकों की किसी भी सूची में आसानी से शामिल किया जाना चाहिए। केरी लिन रसेल, जन्म 23 मार्च 1976, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। 1990 के दशक से नाटकीय टेलीविजन में सक्रिय, उन्हें ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के लिए रिकॉर्ड 7 नामांकन मिले हैं। उन्होंने ड्रामा सीरीज फेलिसिटी में अपनी मुख्य भूमिका के लिए 1999 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता और द अमेरिकन्स और द डिप्लोमैट में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 प्राइम टाइम एमी अवार्ड नामांकन और 4 अतिरिक्त गोल्डन ग्लोब अवार्ड नामांकन प्राप्त किए हैं। 2017 में उन्हें टेलीविजन में उनके योगदान के लिए हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर 1 स्टार से सम्मानित किया गया। वह पहली बार 15 साल की उम्र में डिज्नी चैनल के द मिकी माउस क्लब के पुनरुद्धार में दिखाई दीं और 1991 से 1994 तक इस शो की नियमित कलाकार रहीं। उन्होंने अपनी पहली फिल्मी भूमिका हनी आई ब्लू अप द किड 1992 में निभाई। रसेल की अन्य फिल्मों में वी वेयर सोल्जर्स 2002, वेट्रेस 2007, डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2014 और स्टार वार्स द राइज ऑफ स्काईवॉकर 2019 शामिल हैं। मंच पर उन्होंने नील लाब्यूट के ऑफ ब्रॉडवे नाटक फैट पिग 2004 से 2005 में अभिनय किया और लैम्फोर्ड विल्सन के पुनरुद्धार बर्न दिस 2019 में ब्रॉडवे पर अपनी शुरुआत की। प्रारंभिक जीवन। रसेल का जन्म 23 मार्च 1976 को कैलिफोर्निया के फाउंटेन वैली में हुआ था। उनके पिता गृहिणी स्टेफनी स्टीफेंस और निसान मोटर्स के कार्यकारी डेविड रसेल हैं। 3 उनका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। परिवार कोपेल, टेक्सास, मेसा, एरिज़ोना और हाईलैंड्स रैंच, कोलोराडो में रहता था और उनके पिता के काम के कारण अक्सर घर बदलते रहते थे। आजीविका 1992-2002 फेलिसिटी के साथ शुरुआती भूमिकाएं और प्रसिद्धि। रसेल मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में एक डांसर थीं और उनके नृत्य ने उन्हें डिज्नी चैनल पर द ऑल न्यू मिकी माउस क्लब टेलीविजन शो में कास्ट करने में मदद की थी। 4-5 रसेल 1991 से 1994 तक शो में थे, जिसमें सीजन 4 से 6 शामिल थे। 1992 में वह हनी आई ब्लू अप द किड में दिखाई दीं और 1993 में सिटकॉम बॉय मीट्स वर्ल्ड में मिस्टर फीनी की भतीजी की एक छोटी सी भूमिका निभाई। वह 1995 में मैरिड विद चिल्ड्रन के एक एपिसोड रेडियो फ्री ट्रूमैन प्रोडक्शन 9.24 में दिखाई दीं। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों और टेलीविजन भूमिकाओं में अभिनय किया, जिनमें 1996 में बनी टेलीविजन फिल्म द बेबीसिटर्स सेडक्शन भी शामिल है। 4 उस वर्ष उन्होंने अल्पकालिक सोप ओपेरा सीरीज मालिबू शोर्स में भी एक भूमिका निभाई। 4 1994 में रसेल बॉन जोवी के संगीत वीडियो ऑलवेज में दूसरी महिला के रूप में दिखाई दीं। 6 1997 में वह रोअर के 2 एपिसोड में दिखाई दीं। 4 1998 से 2002 तक रसेल ने सफल WB नेटवर्क श्रृंखला फेलिसिटी में शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय किया और 1999 में इस भूमिका के लिए गोल्डन ग्लोब जीता। शो के दौरान रसेल 8 डेज अ वीक, द कर्व और मैड अबाउट मैम्बो जैसी फिल्मों में नजर आईं, जिन्हें उत्तरी अमेरिका में सीमित रिलीज ही मिली। उनकी अगली भूमिका वी वेयर सोल्जर्स 2002 में थी। 4 जिसमें उन्होंने वियतनाम युद्ध के दौरान एक अमेरिकी सैनिक की पत्नी की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म फेलिसिटी के प्रसारण के समाप्त होने से 2 महीने पहले रिलीज हुई थी। 2003 से 2012 थिएटर और फिल्म भूमिकाएं मिशन इम्पॉसिबल 3 2006 के ब्रिटिश प्रीमियर पर रसेल। जब फेलिसिटी समाप्त हो गई तो रसेल न्यूयॉर्क शहर चले गए और 2004 में नील लाब्यूट की फैट पिग में ऑफ ब्रॉडवे स्टेज की शुरुआत की। 7 2005 में वह टेलीविजन और फिल्म में लौट आईं,
जिसकी शुरुआत हॉलमार्क हॉल ऑफ फेम टेलीविजन फिल्म द मैजिक ऑफ ऑर्डिनरी डेज, थिएटर फिल्म द अपसाइड ऑफ एंगर और टेलीविजन मिनी सीरीज इनटू द वेस्ट में हुई। 2005 में निर्देशक जे अब्राम्स ने रसेल को मिशन इम्पॉसिबल 3 के कलाकारों में शामिल होने के लिए कहा और उन्होंने स्वीकार कर लिया। सुपरमैन रिटर्न्स में लोइस लेन की भूमिका के लिए उनका स्क्रीन टेस्ट हुआ, लेकिन केट बोसवर्थ से यह भूमिका हार गईं। 2006 के मध्य में रसेल को कवरगर्ल कॉस्मेटिक्स के लिए एक सेलिब्रिटी प्रवक्ता के रूप में चुना गया था। 2007 की गर्मियों में रसेल द केरी क्रॉनिकल्स में दिखाई दिए, जो कवरगर्ल द्वारा प्रायोजित एक रियलिटी शो सिटकॉम था और माइस्पेस पर प्रसारित होता था। यह शो मैनहट्टन में रसेल के घर पर फिल्माया गया था और उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया था। 10 इसके अलावा 2007 में उन्होंने एनबीसी शो स्क्रब्स में मेलोडी की भूमिका निभाई। रसेल ने अगली बार फिल्म वेट्रेस में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने चौथी बार एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई। 11 उनके प्रदर्शन को आलोचकों द्वारा सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था। 10 द बाल्टीमोर सन के माइकल स्रागो ने लिखा कि रसेल के प्रदर्शन में सौंदर्य चरित्र था और शांत गर्मी के साथ कोमलता और उग्रता थी। 12 2007 में रसेल ने ग्रिम लव और द गर्ल इन द पार्क में भी भूमिकाएं पूरी कीं। रसेल अगली बार नवंबर 2007 में रिलीज हुई ऑगस्ट रश में दिखाई दीं। इसके बाद रसेल बेटाइम स्टोरीज में भी दिखाई दीं। 15 दिसंबर 2008 को द व्यू में अपनी उपस्थिति में रसेल ने कहा कि उन्हें यह भूमिका इसलिए मिली क्योंकि एडम सैंडलर की पत्नी जैकी ने उन्हें वेट्रेस में देखा था और उन्हें इस फिल्म के लिए सुझाया था। रसेल ने 3 मार्च 2009 को रिलीज हुई एक डायरेक्ट टू वीडियो एनिमेटेड फिल्म में वंडर वुमन की आवाज दी। 14 रसेल ने सीबीएस फिल्म्स के लिए टॉम वॉन निर्देशित एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स 15-16 में अभिनय किया। यह ड्रामा, जिसका फिल्मांकन 6 अप्रैल 2009 को शुरू हुआ और 22 जनवरी 2010 को रिलीज हुआ, नई कंपनी के लिए प्रोडक्शन में जाने वाली पहली फिल्म थी। 17 रसेल ने एलिन क्रॉली का किरदार निभाया, जो एक ऐसी माँ है जो अपने बीमार बच्चों के लिए एक सामान्य घरेलू जीवन बनाने की कोशिश करती है, जबकि उसका पति और एक अपरंपरागत वैज्ञानिक इलाज खोजने के लिए समय से जूझते हैं। 18 रसेल ने 2010 से 2011 तक फॉक्स सीरीज रनिंग वाइल्ड में अभिनय किया। 19 2013 वर्तमान द अमेरिकन्स और द डिप्लोमैट 2013 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रसेल। 2013 से 2018 तक उन्होंने एफएक्स ड्रामा सीरीज द अमेरिकन्स में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एलिजाबेथ जेनिंग्स की भूमिका निभाई, जो 1980 के दशक के शीत युद्ध के दौर में एक अमेरिकी के रूप में रहने वाली एक गहरी अंडरकवर रूसी केजीबी जासूस थी। वह मैथ्यू राइज के साथ दिखाई दीं, जो उनके चरित्र के पति और जासूस साथी की भूमिका निभाते हैं। इस दौरान रसेल और राइज वास्तविक जीवन में साथी बन गए। 6 सीजन के बाद श्रृंखला समाप्त हो गई। 20 अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्ट्रेस के लिए लगातार 3 प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया, साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन सीरीज ड्रामा के लिए 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिले। वॉक्स की एमिली सेंट जेम्स ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए इसे बहुत संयमित बताया। 21 2013 में रसेल ने साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म डार्क स्काइज और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ऑस्टेनलैंड में अभिनय किया। 2014 में उन्होंने साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में अभिनय किया, जो 2011 की राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की अगली कड़ी थी। 22 उन्होंने 2016 की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म फ्री स्टेट ऑफ जोन्स में सेरेना नाइट के रूप में अभिनय किया। 2017 में उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। 23 जुलाई 2018 में रसेल को फिल्म स्टार वार्स द राइज ऑफ स्काईवॉकर के कलाकारों में शामिल होने की घोषणा की गई, जो 20 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने उन्हें जे अब्राम्स के साथ फिर से जोड़ा, जिनके साथ उन्होंने फेलिसिटी और मिशन इम्पॉसिबल 3 पर काम किया था। 24 मार्च 2019 में उन्होंने हडसन थिएटर में लैंडफोर्ड विल्सन के नाटक बर्न दिस के पहले ब्रॉडवे पुनरुद्धार में अभिनय किया। 25 वैरायटी के फ्रैंक रिजो ने उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा, रसेल, जिनके मंच क्रेडिट कम है, लेकिन जिन्होंने द अमेरिकन्स में ऑन स्क्रीन अपनी प्रतिभा साबित की है, एक विशद
यदि कम चमकदार प्रदर्शन बनाती है, और कहा, फिर भी वह अपने आप में एक ताकत है। 2023 में रसेल ने नेटफ्लिक्स पर लेखक और निर्माता डेबोरा काहन की एक राजनीतिक श्रृंखला द डिप्लोमैट में अभिनय करना शुरू किया। उन्होंने विवादास्पद फिल्म डाउनलोडिंग नैन्सी में सहाभिनय किया, जो 5 जून 2009 को रिलीज हुई थी। 2008 के सन्डांस फिल्म फेस्टिवल में दर्शक स्क्रीनिंग देखकर बाहर चले गए। विवाद के बावजूद सेविल फिल्म का पुरजोर समर्थन करते रहे हैं। यह एक ऐसी फिल्म है जिस पर मुझे बहुत गर्व है, चाहे आप इसे असफल माने या सफल, चाहे आपको यह पसंद आए या नापसंद। मुझे इसमें शामिल होने पर गर्व है। 2006 से 2009 के बीच बीबीसी रेडियो पर सेविल ने रसेल थांडाइक की डॉक्टर सिन की कहानियां पढ़ी, जो 18वीं सदी के एक पादरी, साहसी, तस्कर और समुद्री डाकू के कारनामे थे। हालांकि उन्हें कॉस्ट्यूम ड्रामा में उनके काम के लिए जाना जाता है, सेविल आधुनिक नाटकों में क्रेवेट रहित भूमिकाएं पसंद करते हैं, जैसे कि विलियम शेक्सपियर के द टैमिंग ऑफ द श्रू के बीबीसी के 2005 संस्करण में पेट्रुचियो की भूमिका। इसे शेक्सपियर रीटोल्ड श्रृंखला के भाग के रूप में दिखाया गया था और इस भूमिका के लिए उन्हें 2006 के बाफ्टा टेलीविजन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन मिला। कहानी के इस आधुनिक पुनर्कथन में कार्रवाई 17वीं सदी के पडुआ, इटली से 21वीं सदी के लंदन में चलती है। यह प्रोडक्शन चौथी बार था जब सेविल ने पेशेवर अभिनेता बनने के बाद शेक्सपियर के नाटक पर आधारित किसी काम में अभिनय किया था। इससे पहले उन्होंने 1995 में हेनरी फो, भाग 1 में हॉटस्पर, 1996 में हैमलेट में फोर्टिनब्रास और 1999 में मैकबेथ में शीर्षक भूमिका निभाई थी। इस भूमिका ने उन्हें चार्ल्स टू सहकलाकार शली हेंडरसन के साथ भी फिर से जोड़ा। वह जून से जुलाई 2006 तक रॉयल कोर्ट थिएटर में टॉम स्टॉपर्ड के नाटक रॉक एन रोल के प्रीमियर और पहले रन में और जुलाई से नवंबर 2006 तक ड्यूक ऑफ यॉर्क के थिएटर में दिखाई दिए। यह नाटक एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी जो पूरे घर में चली और कई पुरस्कार और नामांकन प्राप्त किए, जिसमें इवनिंग स्टैंडर्ड अवार्ड्स, क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स और ओलिवियर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में सेविल के लिए जीत शामिल है। उन्होंने कॉलिंस के लिए इयान फ्लेमिंग की जेम्स बॉन्ड की 11 किताबों को 36 सीडी में रिकॉर्ड किया है। वे फिल्म, टेलीविजन और थिएटर में काम करते रहे हैं और सीबीएस टीवी सीरीज 11th आवर में डॉ. जैकब हुड की मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने नवंबर 2009 में मिनी सीरीज द पिलर्स ऑफ द अर्थ की शूटिंग पूरी की, जो 2010 में टीवी पर दिखाई गई। 2010 में उन्होंने बीबीसी वन ड्रामा सीरीज ज़ेन के लिए माइकल डिब्डिन के बेस्ट सेलिंग उपन्यासों पर आधारित इतालवी जासूस ऑरेलियो ज़ेन की भूमिका निभाई। 3 एपिसोड रोम में फिल्माए गए और जनवरी 2011 की शुरुआत में बीबीसी वन पर दिखाए गए। श्रृंखला को बीबीसी ने सिर्फ एक सीजन के बाद रद्द कर दिया था। उन्होंने फिल्म द टूरिस्ट में भी एक छोटा सा हिस्सा निभाया था, जिसमें एंजेलिना जोली और जॉनी डेप ने भी अभिनय किया था और यह 2010 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 20 उन्होंने फिल्म अब्राहम लिंकन, वैम्पायर हंटर में मुख्य पिशाच एडम की भूमिका निभाई। 21 जिसे न्यू ऑरलियंस में फिल्माया गया था और जून 2012 में रिलीज किया गया था। 22 सेविल ने टॉम स्टॉपर्ड के 2013 के रेडियो ड्रामा डार्कसाइड में एथिक्स मैन की भूमिका निभाई, जो पिंक फ्लॉयड के एल्बम द डार्क साइड ऑफ द मून पर आधारित था। 23 सेविल ने जुलाई 2014 में रिलीज हुई फिल्म हरक्यूलिस में ड्वेन जॉनसन के साथ ऑटोलाइकस की भूमिका निभाई। 24 2015 में सेविल ने ब्लिंकी बिल द मूवी में एक जंगली बिल्ली, सर क्लाउड की भूमिका को आवाज दी। सेविल हाल ही में द मैन इन द हाई कैसल में उच्च पदस्थ अमेरिकी नाजी अधिकारी जॉन स्मिथ के रूप में दिखाई दिए हैं। 25 और विक्टोरिया में लॉर्ड मेलबर्न के रूप में। फरवरी 2023 में यह घोषणा की गई कि सेविल को स्कूप में प्रिंस एंड्रयू, ड्यूक ऑफ यॉर्क के रूप में लिया गया था, जो एंड्रयू के 2019 न्यूज नाइट साक्षात्कार के बारे में एक नेटफ्लिक्स नाटक था, जिसमें एमिली मैटलिस, बिली पाइपर और कीली हेस के रूप में गिलियन एंडरसन सहकलाकार थे। व्यक्तिगत जीवन। सेविल की 3 शादियां हो चुकी हैं। उनकी पहली पत्नी उनकी लंबे समय से प्रेमिका 9 ऑस्ट्रेलियाई फैशन पत्रकार यास्मीन अब्दुल्ला थीं
उनकी शादी 1999 में हुई और 2000 में उनका तलाक हो गया। 26 उन्होंने 2004 में अपनी दूसरी पत्नी, पटकथा लेखक और निर्माता एमी गार्डनर से शादी की। 9 और 2006 में उनका तलाक हो गया। 27 उनका एक बेटा, विलियम डगलस सेवेल, जन्म 2002 है। रुफ सेवेल की अमी कोमाई से एक बेटी, लोला, जन्म 2013 भी है। 29 दिसंबर 2023 में उनकी सगाई अमेरिकी अभिनेत्री विवियन बेनिटेज से हुई। 30 उन्होंने जुलाई 2024 में शादी की। रुफ्स फ्रेडरिक सेवेल बटा एसजेयूएल बटा, जन्म 29 अक्टूबर 1967, एक ब्रिटिश अभिनेता हैं। फिल्मों में वे कैरिंगटन 1995 है, एमलेट 1996, डेंजरस ब्यूटी 1998, डार्क सिटी 1998, ए नाइट्स टेल 2001, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो 2005, द इल्यूजनिस्ट 2006, अमेजिंग ग्रेस 2006, द हॉलिडे 2006, द टूरिस्ट 2010, अब्राहम लिंकन, वैम्पायर हंटर 2012, जूडी 2019, द फादर 2020 और ओल्ड 2021 में नजर आ चुके हैं। टेलीविजन में वे मिडल मार्च 1994, अरेबियन नाइट्स 2000, चार्ल्स 2, द पावर एंड द पैशन 2003, जॉन एडम्स 2008, 11th आवर 2008 से 2009, जेन 2011, द पिलर्स ऑफ द अर्थ 2010, परेड्स एंड 2012, विक्टोरिया 2016 से 2017, द मैन इन द हाई कैसल 2014 से 2019, द मार्वलस मिसेज मैसेल 2019 और द पेल हॉर्स 2020 में नजर आ चुके हैं। वे वर्तमान में नेटफ्लिक्स सीरीज द डिप्लोमैट 2023 वर्तमान में अभिनय कर रहे हैं। 2 मंच पर उन्होंने टॉम स्टॉपर्ड की आर्केडिया 1993 में सेप्टिमस हॉज की भूमिका और स्टॉपर्ड की रॉक एन रोल 2006 में जान की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ओलिवियर पुरस्कार और नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। प्रारंभिक जीवन। सेवेल का जन्म वेल्श कलाकार और शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित पियानोवादक जो के बेटे के रूप में हुआ था। 3-4 उनके एंग्लो-ऑस्ट्रेलियाई पिता विलियम जॉन फ्रेडरिक सेवेल 1924 से 1978 का जन्म ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश माता-पिता के यहाँ हुआ था और उन्होंने बीटल्स की येलो सबमरीन फिल्म के एनिमेशन के लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स खंड में एक एनिमेटर के रूप में काम किया था। 5, 6, 7, 8 जब सेवेल 5 साल के थे तब उनके माता-पिता का तलाक हो गया और जब वह 10 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। 9, 10 सेवेल की माँ बाद में द पेलिकन, लॉघर्न, कार्मार्थशायर में रहने लगीं, जो पहले वेल्श कवि और लेखक डायलन थॉमस के माता-पिता का घर था। 4, 11 सेवेल ने कहा है कि वह एक मुश्किल किशोर थे। 9 सेवेल ने ट्विकेनहैम स्थित ऑर्लियंस पार्क स्कूल 12 में दाखिला लिया, जिसे उन्होंने 1984 में छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने वेस्ट थेम्स कॉलेज में दाखिला लिया, जहां एक नाटक शिक्षक ने उन्हें नाटक स्कूल में ऑडिशन देने के लिए भेजा। बाद में उन्होंने लंदन के रॉयल सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा में दाखिला लिया। 13 आजीविका। स्नातक होने के बाद सेवेल को जूडी डेंच ने एक एजेंट के साथ स्थापित किया, जिन्होंने सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा में रहते हुए उन्हें एक नाटक में निर्देशित किया था। उद्धरण वांछित उनका सफल वर्ष 1993 में था, जिसमें उन्होंने माइकल विनर की फिल्म डर्टी वीकेंड में अप्रिय टिम की भूमिका निभाई थी। विनर ने उन्हें क्राइटेरियन थिएटर में एक नाटक में देखने के बाद चुना था। 14 इसके अलावा 1993 में सेवेल ने जॉर्ज एलियट के मिडलमार्च के बीबीसी धारावाहिक में और रॉयल नेशनल थिएटर, लिटलटन में टॉम स्टॉपर्ड के नाटक अर्काडिया में मंच पर अभिनय किया। उनकी फिल्मों में 1995 की जॉन स्लेसिंगर निर्देशित कोल्ड कंफर्ट फार्म, 1998 की साइंस फिक्शन फिल्म डार्क सिटी में जॉन मर्डोक की मुख्य भूमिका, अमेजिंग ग्रेस, द इल्यूजनिस्ट और नैन्सी मेयर्स की रोमांटिक कॉमेडी द हॉलिडे शामिल हैं।
अमेजिंग ग्रेस ब्रिटेन में गुलामी को खत्म करने के लिए विलियम विल्बरफोर्स की राजनीतिक लड़ाई पर आधारित है, जिसमें सेवेल ने विल्बरफोर्स के सहप्रचारक थॉमस क्लार्कसन की भूमिका निभाई है। सेवेल अपनी खलनायक भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि ए नाइट्स टेल, द लीजेंड ऑफ ज़ोरो, ब्लेस द चाइल्ड, हेलेन ऑफ ट्रॉय और द इल्यूजनिस्ट। उन्होंने इस बारे में अपनी नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैं फिर से खलनायक की भूमिका नहीं निभाना चाहता। 15 सेवेल कहते हैं, हर किसी की अपनी एक चीज होती है जिससे उसे निपटना होता है। मेरे साथ यह ऐसा है जैसे ठीक है, मैं 19वीं सदी के इस उच्च वर्गीय खलनायक को कैसे अलग और दिलचस्प बना सकता हूँ। 2008 में सेवेल HBO की लघु श्रृंखला जॉन एडम्स में अलेक्जेंडर हैमिल्टन की भूमिका में दिखाई दिए। BBC के धारावाहिक चार्ल्स टू द पावर एंड द पैशन में चार्ल्स टू की भूमिका के लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। इस श्रृंखला के कलाकारों में इयान मैकडर्मिड, हेलेन मैकक्रॉरी, रूपर्ट ग्रेव्स और शर्ली हेंडरसन शामिल थे और इसमें राजा के निर्वासन के अंतिम दिनों से लेकर उनकी मृत्यु तक के जीवन को दर्शाया गया था। डेविड क्वाकू असामोआ ग्यासी बटा DSI बटा 1 जन्म 2 जनवरी 1980 एक ब्रिटिश अभिनेता हैं। उनकी फिल्मों में क्लाउड एटलस 2012 और इंटरस्टेलर 2014 शामिल हैं। टेलीविजन पर उन्हें BBC सीरीज व्हाइट हीट 2012 और ट्रॉय फॉल ऑफ अ सिटी 2018, CW मिनी सीरीज कंटेनमेंट 2016, अमेजन प्राइम सीरीज कार्निवल रो 2019 से 2023 और नेटफ्लिक्स की राजनीतिक थ्रिलर द डिप्लोमैट 2023 में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। ग्यासी का जन्म 2 जनवरी 1980 को लंदन के हैमरस्मिथ में हुआ था। वे अशंती घानाई माता-पिता की 7 संतानों में से एक थे जो 1966 में इंग्लैंड आ गए थे। 2, 3, 4 जब वे छोटे थे तब उनका तलाक हो गया था। ग्यासी फुलहम और हेज में पले-बढ़े। उन्होंने बिशपशाल्ट स्कूल में पढ़ाई की और ईस्ट बर्कशायर कॉलेज से A लेवल की पढ़ाई पूरी की। 5, 6 इसके बाद उन्होंने मिडलसेक्स विश्वविद्यालय से नाटक की पढ़ाई की। 7 आजीविका। ग्यासी को 2005 की ITV कॉमेडी माइक बैसेट मैनेजर में जेरेमी हैंड्स के रूप में अपनी पहली मुख्य टेलीविजन भूमिका मिली, जो माइक बैसेट इंग्लैंड मैनेजर 2001 का अनुवर्ती था और उसी वर्ष माइकल कैटन जोन्स की शूटिंग डॉग्स में उनकी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका थी। ग्यासी 2008 के नेशनल थिएटर प्रोडक्शन वॉर हॉर्स में किट हेरिंगटन के साथ दिखाई दिए। 2012 में ग्यासी ने साइंस फिक्शन फिल्म क्लाउड एटलस में ओटुआ नामक एक मोरियोरी गुलाम की भूमिका निभाई। उनकी गलत कास्टिंग ने मोरियोरी लोगों के बारे में गलत रूढ़ियों को बनाए रखने के लिए विवाद पैदा किया। 8, 9 इसके बाद उन्होंने BBC 2 के ऐतिहासिक नाटक व्हाइट हीट में युवा विक्टर चरित्र के जीवन में बाद में ह्यूग क्वाशी द्वारा निभाई गई की भूमिका निभाई। इसके बाद BBC 1 टेलीविजन फिल्म द व्हेल 2013 और क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर 2014 में भूमिकाएं निभाईं, जिनमें से बाद में उन्हें सर्वश्रेष्ठ ब्रेकथ्रू प्रदर्शन के लिए ब्लैक रील अवार्ड के लिए नामांकन मिला। ग्यासी को BBC 1 पर द इंटरसेप्टर के प्रमुख के रूप में लिया गया था, लेकिन एडी की चोट के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा। ग्यासी ने 2016 में CW मिनी सीरीज कंटेनमेंट में मेजर एलेक्स लेक्स कार्नाहन के रूप में अभिनय किया। उन्होंने 2018 में BBC और नेटफ्लिक्स के द इलियड के रूपांतरण में अकिलिस का किरदार निभाया, जिसका शीर्षक ट्रॉय फॉल ऑफ ए सिटी था। 2019 से 2023 तक उन्होंने अमेजन प्राइम फंतासी श्रृंखला कार्निवल रो में एग्रियस के रूप में अभिनय किया। 11 उन्होंने वेस्टर्न फिल्म हेल ऑन द बॉर्डर 12 का भी नेतृत्व किया और कोल्ड ब्लड, मेलफिकेंट, मिस्ट्रेस ऑफ एविल और कम अवे में दिखाई दिए। द ए वर्ड की सीरीज 3 में बेन चेम्बर्स के रूप में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। व्यक्तिगत जीवन। ग्यासी ने ईस्ट बर्कशायर कॉलेज में 6ठी कक्षा के दौरान अपनी पत्नी एम्मा नी लाउडेस के साथ डेटिंग शुरू की। उनकी पहली संतान एक बेटी एलेना थी, जो अब एक अभिनेत्री है। 13 उसी वर्ष इस जोड़े ने शादी कर ली और बाद में उनका दूसरा बच्चा एक बेटा नथानियल हुआ। 7 परिवार बकिंघमशायर के एक गांव में बस गया।
14 ग्यासी एक एंग्लिकन है। एलिसन आहन एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। वह बिलियंस, ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक, रेजिंग डायोन, द डिप्लोमैट और अगाथा ऑल अलोंग जैसी टीवी सीरीज में नजर आ चुकी हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। आहन कैलिफोर्निया के पासाडेना में पली बढ़ी और 1999 में पॉलिटेक्निक स्कूल 1 के 12 निजी स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1-2 वह कोरियाई मूल की हैं। 2 उन्होंने 2003 में येल विश्वविद्यालय से नृत्य और रंगमंच में स्नातक की डिग्री के साथ मैग्ना कम लाउड के साथ स्नातक किया। 2-3 उन्होंने 2006 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स से अभिनय में MFA प्राप्त किया। 4 आजीविका। न्यूयॉर्क थिएटर में आहन ने फरवरी में 2015 में एलिजाबेथ मॉस के साथ द हेडी क्रॉनिकल्स के एक अल्पकालिक पुनरुद्धार में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। 2-5 उन्होंने सितंबर से अक्टूबर 2021 में टोनी किसर थिएटर में राजीव जोसेफ के लेटर्स ऑफ सुरेश में ऑफ ब्रॉडवे अभिनय किया। टाइम्स की समीक्षा में कहा गया है कि उनके गंदे करिश्मे ने नाटक के पत्रलेखन की अवधारणा को ऊंचा कर दिया। 6-7 टेलीविजन में आहन ने बिलियन 2016 से 2018 और ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक 2018 जैसी सीरीज में आवर्ती किरदार निभाए। 6 उन्होंने नेटफ्लिक्स के सुपरहीरो शो रेजिंग डायोन 2019 से 2022 में बायोटेक्नोलॉजी कंपनी की CEO सुजैन वू की भूमिका निभाई, एक भूमिका जिसे सीजन 2 में नियमित रूप से सीरीज में पदोन्नत किया गया था। 8 उन्होंने ड्रामा सीरीज द डिप्लोमैट 2023 वर्तमान में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA स्टेशन प्रमुख ईदरा पार्क में एक और नेटफ्लिक्स मुख्य भूमिका निभाई। 9 2024 में आहन ने डिज्नी प्लस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स शो अगाथा ऑल अलोंग में एलिस वुगुलिवर के रूप में अभिनय किया। 10 व्यक्तिगत जीवन। आहन अभिनेता विलियम जैक्सन हार्पर के साथ रिश्ते में हैं, जिन्होंने 2012 में न्यूयॉर्क में रोमियो प्लस जूलियट के आउटडोर प्रोडक्शन में उनके साथ सहअभिनय किया था। रोरी माइकल किनियर, जन्म 17 फरवरी 1978, एक अंग्रेज अभिनेता हैं। उन्होंने 2008 में नेशनल थिएटर में द मैन ऑफ मोड में सर फॉपलिंग फ्लटर की भूमिका के लिए और 2014 में ओथेलो में विलियम शेक्सपियर के खलनायक यागो की भूमिका के लिए 2 ओलिवियर पुरस्कार जीते। उन्होंने 4 जेम्स बॉन्ड फिल्मों क्वांटम ऑफ सोलेस 2008, स्काईफॉल 2012, स्पेक्टर 2015 और नो टाइम टू डाई 2021 में बिल टैनर की भूमिका निभाई और इस फ्रेंचाइजी के विभिन्न वीडियो गेम्स में भी। किनियर ने बैंक ऑफ डेव 2023 और बैंक ऑफ डेव 2 द लोन रेंजर 2025 में डेव फिशविक की भूमिका भी निभाई। उनकी अन्य फिल्म भूमिकाओं में ब्रोकन 2012, जिसके लिए उन्होंने ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड जीता, द इमिटेशन गेम 2014, मेन 2022 और द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वारफेयर 2024 शामिल हैं। टेलीविजन भूमिकाओं में एंथोलॉजी ब्लैक मिरर के पहले एपिसोड में माइकल कैलो, द नेशनल एंथम 2011, सिटकॉम काउंट आर्थर स्ट्रॉन्ग 2013 से 2017 में माइकल बेकर, 2 भाग थ्रिलर ल्यूकन 2013 में लॉर्ड ल्यूकन, हॉरर ड्रामा पेनी ड्रेडफुल 2014 से 2016 में क्रिएचर, डायस्टोपियन मिनी सीरीज ईयर्स एंड ईयर्स 2019 में स्टीफन और अमेज़न प्राइम वीडियो सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर 2024 में टॉम बॉम्बैडिल शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन। किनियर का जन्म 17 फरवरी 1978 को है एमरस्मिथ, लंदन में हुआ था। 1, 2, 3 वे अभिनेता रॉय किनियर और अभिनेत्री कार्मेल क्रायन के बेटे थे। 4 वे 2 बड़ी बहनों के साथ बड़े हुए। वे स्कॉटिश अंतर्राष्ट्रीय रग्बी यूनियन और रग्बी लीग खिलाड़ी रॉय किनियर के पोते और अभिनेता माइकल विलियम्स के गॉरसन हैं। 5 उन्होंने टॉवर हाउस स्कूल 1991 में छोड़ दिया। 6 सेंट पॉल स्कूल लंदन 1996 में छोड़ दिया। 7 और बैलियोल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने अंग्रेजी का अध्ययन किया। 8 इसके बाद उन्होंने लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट लैम्डा में अभिनय का अध्ययन किया। आजीविका थिएटर।
किन्यर ने फिलिडा लॉयड के मैरी स्टुअर्ट के निर्माण में और ट्रेवर नन के हेमलेट में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने लेटेस की भूमिका निभाई। 8. उन्होंने नेशनल थिएटर में द मैन ऑफ मोड में अपमानजनक सर फोपलिंग फ्लटर के रूप में भी पहचान हासिल की। 8. सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 2008 लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार और इयान चार्ल्सन पुरस्कार जीता। 8. उनके अन्य उल्लेखनीय थिएटर कार्यों में थॉमस मिडल्टन की द रिवेंजर्स ट्रेजेडी में मुख्य भूमिका। 8. मैक्सिम गोर्की की फिलिस्तीनेस में प्योत्र। 8. और निकिता मिखालकोव की फिल्म बंट बाय द सन के मंच रूपांतरण में मितिया। 8. सभी नेशनल थिएटर के लिए शामिल हैं। 8. 2010 में उन्होंने अल्मेडा थिएटर में मेजर फॉर मेजर में एंजेलो की भूमिका निभाई। 10. बाद में 2010 में उन्होंने नेशनल थिएटर में हेमलेट में शीर्षक भूमिका निभाई। 10. 11. दोनों चित्रणों ने उन्हें 2010 के लिए इवनिंग स्टैंडर्ड ड्रामा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 10. 12. किन्यर 2012 की गर्मियों में नेशनल थिएटर में स्टीफन बेरेसफोर्ड द्वारा द लास्ट ऑफ द हॉर्समैन्स में दिखाई दिए। इसे 11 अक्टूबर 2012 को नेशनल थिएटर लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया भर के सिनेमाघरों में प्रसारित किया गया। तो ये जो मूवी है ये हमें तकरीबन, मैं आपको बता दूं, 20 अप्रैल 2023 से यानी सीरीज ये देखने को मिल रही है और कंटिन्यूस के 2 सेक्शन देखने को मिल चुके हैं। तीसरा अभी हमें देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर 7 से 8 एपिसोड हमें देखने को मिलेंगे। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे हाल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।